वेलकम बैक टू प्रेप पीजी बायोलॉजी नीट एंड क्लास 11th स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस एंड लाइसोसोम फिनिश कर लिया था। ठीक है, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स जो है वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट और फोर्थ कंपोनेंट है। ठीक है, ये मैंने लाइन मेंशन भी कर दी है यहाँ पे, इट इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट और फोर्थ कंपोनेंट है और ये ईआर, गोल्जी एपैरेटस, लाइसोसोम्स के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाएंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब आते हैं वैक्यूल्स के नेक्स्ट लाइन पे। वैक्यूल्स का जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि वैक्यूल्स की ओरिजिन कहाँ से होती है। वैक्यूल्स की ओरिजिन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वैक्यूल्स की ओरिजिन गोल्जी एपैरेटस से होता है। गोल्जी एपैरेटस जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, गोल्जी एपैरेटस एनसीईआरटी बताता है, बट जब आप कॉन्सेप्चुअली स्टडी करेंगे वैक्यूल्स की तो आपको पता चलेगा कि वैक्यूल्स की जो फॉर्मेशन है या उसकी ओरिजिन है वो गोल्जी एपैरेटस के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता है। ठीक है, तो ये भी जान लीजिए कि ये जो है गोल्जी एपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों से इसकी ओरिजिन होती है। बट जब आप नीट के एग्जाम में अपीयर होंगे, अगर सेपरेट ऑप्शन दिया है गोल्जी एपैरेटस का तो आप सेपरेट ऑप्शन गोल्जी एपैरेटस को टिक करने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान देने वाली लाइन है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वैक्यूल्स इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, दैट मींस कि वैक्यूल्स का जो कवरिंग या जो उसकी बाउंड्री होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन की होती है और उस मेम्ब्रेन का एक पर्टिकुलर नेम है, दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ठीक है, ये मेरा थर्ड लाइन है, मैंने बोर्ड पे ये थर्ड लाइन मैंने मेंशन किया है, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन है उसका नेम क्या मैंने बताया, टोनोप्लास्ट बताया। ठीक है, और ये जो टोनोप्लास्ट है इसका जो है ट्रांसपोर्ट पैटर्न डिफरेंट है। ठीक है, इसका वर्किंग डिफरेंट है और कुछ बुक्स में इसको टोनोप्लास्ट को मेंशन किया गया है कि ये डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन है। इट इज अ डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन। डिफरेंशियली का मतलब कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को ये इजिली क्रॉस करने देगा और कुछ मॉलिक्यूल्स को इजिली क्रॉस नहीं करने देगा। ठीक है, अब मैंने अभी जस्ट बताया कि टोनोप्लास्ट का जो वर्किंग है वो थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है हम डायग्राम से समझने वाले हैं। डायग्राम एक बनाते हैं। सबसे पहले सपोज दैट ये आपका एक सेल है। ठीक है, और सेल का ये क्या है, वैक्यूल्स है। ये क्या है, वैक्यूल्स है। ठीक है, और वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, एक्चुअली में टोनोप्लास्ट है। क्या है ये, टोनोप्लास्ट। ठीक है, और वैक्यूल्स के अंदर समथिंग कुछ फ्लूइड्स हैं और फ्लूइड में सॉल्यूट का अमाउंट हाई है और सॉल्वेंट का अमाउंट लो है। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लूइड है या जो भी मटेरियल्स है, ठीक है, वो मटेरियल का जो सॉल्यूट है वो ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है। और जब भी ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा कि सॉल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम, तो ऐसे इन्वायरमेंट को या ऐसे सोल्यूशन को आप क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे आप। ठीक है, हाइपोटोनिक इसलिए भी बोलेंगे क्योंकि हम साइटोप्लाज्म से कंपेयर करने वाले हैं। साइटोप्लाज्म को एक बार कंपेयर करेंगे और देन इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। बिकॉज जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट का अमाउंट जो है कम होगा और सॉल्वेंट ज्यादा होगा। दैट मीन्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि साइटोप्लाज्म का जो सोल्यूशन है या साइटोप्लाज्म जो है वो किस टाइप का है, वो हाइपोटोनिक टाइप का है। कैसा है, हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक में क्या होता है, एक्चुअली में सॉल्यूट्स जो होते हैं, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि जो सॉल्यूट्स होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होंगे कम और सॉल्वेंट होगा ज्यादा। ठीक है, एरो मैंने ऊपर किया, दैट मीन्स कि सॉल्वेंट ज्यादा है। एरो यहाँ पे नीचे किया, दैट मीन्स कि सॉल्यूट कम है। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, हाइपरटोनिक में जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैक्यूल्स के अंदर और बाहर का एनवायरनमेंट एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, अब होने वाला है क्या है, होने वाला ये है कि यहाँ से जो है मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है एक टर्म, वो क्या मेंशन किया है, अगेंस्ट द
अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा, और यहाँ पे सॉल्वेंट सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई होगा। जस्ट मैंने अभी यहाँ डिफाइन किया कि सॉल्यूट जो होगा साइटोप्लाज्म में कम है और वैक्यूल्स के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, फिर भी क्या होगा, सॉल्यूट जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा। ठीक है, फिर भी क्या होगा, सॉल्यूट का जो ट्रांसफर होगा वो साइटोप्लाज्म से वैक्यूल्स के अंदर होगा। ठीक है, और जब भी इस टाइप का ट्रांसपोर्ट होगा तो आप क्या बोलेंगे, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये बार बार मैं टर्म बोल रहा हूँ, इसके पीछे मीनिंग है, कुछ मतलब इसका है, एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ, प्रेशर बना रहा हूँ। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। वैक्यूल्स के अंदर जो भी सोल्यूशन है वो कैसा है, हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक में सॉल्यूट का अमाउंट हाई और सॉल्वेंट का अमाउंट कम। किसके कंपैरिजन में, साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में। साइटोप्लाज्म से जब कंपेयर करेंगे तो साइटोप्लाज्म का जो सॉल्यूशन होगा वो हाइपोटोनिक होगा, और हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है, सॉल्यूट का अमाउंट कम और सॉल्वेंट का अमाउंट हाई होता है। जब इस तरह का कंडीशन आपको अंदर और बाहर दिखे तो उस कंडीशन में ये जो टोनोप्लास्ट है वो क्या करने वाला है, टोनोप्लास्ट यहाँ का सॉल्यूट अंदर की तरफ ट्रांसफर करेगा, मतलब लो कंसंट्रेशन से सॉल्यूट ट्रांसफर होगा हाई कंसंट्रेशन में, और इस टाइप का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पे जो ट्रांसपोर्ट पैटर्न का जो वर्ड होगा वो क्या होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि लो से हाई की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो अननेचुरल प्रोसेस है। और अननेचुरल प्रोसेस मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक समझा रहा था तो मैंने बताया था कि जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है तो वहां वो प्रोसेस जो होता है वो अननेचुरल प्रोसेस होता है, और अननेचुरल प्रोसेस में क्या रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी। और एनर्जी यहाँ पे किस फॉर्म में यूज होने वाला है, एटीपी के फॉर्म में यूज होने वाला है। इसका मतलब है कि टोनोप्लास्ट जो है ये ट्रांसपोर्ट करेगा सॉल्यूट्स को, लेकिन एटीपी यूज करेगा, और एटीपी यूज करेगा तो सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मतलब कि टोनोप्लास्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करने वाला है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये किससे रिलेटेड है, ये सिंगल मेम्ब्रेनस जो लाइन मैंने बताई इससे रिलेटेड है। सिंगल मेम्ब्रेन यहाँ पे जो है वो पर्टिकुलर कौन सा है, टोनोप्लास्ट है, और इसी टोनोप्लास्ट के फंक्शन के बारे में मैंने बताया आपको। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान देना होगा आपको। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो ये है कि जो वैक्यूल्स होते हैं ये मोस्टली सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ सेल्स में नहीं हो सकते लेकिन मोस्टली में होते हैं। और वैक्यूल्स का ज्यादा मीनिंग कहाँ पे निकलता है, प्लांट के केस में। ठीक है, प्लांट के केस में एज वेल एज प्रोटिस्टा कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म के केस में ध्यान देना आप। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो ये वैक्यूल्स है, ये वैक्यूल्स का ज्यादा डिस्कशन कहाँ पे मिलता है, प्लांट के केस में। जब आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स 11th का प्लांट फिजियोलॉजी का ये चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे वैक्यूल्स का रोल दिखेगा आपको। ठीक है, और वैक्यूल्स का रोल वहां पे है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैक्यूल्स ज्यादा डिटेल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप वहां लिंक करने वाले हैं इन फ्यूचर आप। ठीक है, तो प्लांट के केस में वैक्यूल्स को जरा स्टडी करते हैं। देन उसके बाद आप प्रोटिस्टा कैटेगरी, प्रोटिस्टा इज ए किंगडम, और इस किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स में भी इनका एक सिग्निफिकेंट रोल है। ठीक है, इनका एक सिग्निफिकेंट रोल है। मैं एग्जांपल यहीं पे बताता हूं, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मैं एग्जांपल है आपका अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम दो ये ऑर्गेनिज्म है, बोथ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग फ्रॉम द प्रोटिस्टा किंगडम। और इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स का रोल एक सिग्निफिकेंट रोल होता है, क्योंकि ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करने वाले हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है मैं आगे बताने वाला हूं। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करेंगे, और इसके साथ साथ वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, प्लांट के अंदर जो है वैक्यूल्स का रोल हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और वहीं पे आपको मैं बताऊंगा कि जो आपका वैक्यूल्स है वो वैक्यूल्स जो है एक्चुअली प्लांट के केस में जो है उसके नंबर कितने होते हैं, एनिमल के केस में क्या होता है सीन। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको।
जो फर्स्ट लाइन है अभी आपका वो ये है कि प्लांट में इनिशियली जब प्लांट के सेल इमेच्योर होते हैं देन उस पर्टिकुलर टाइम पे नंबर ऑफ वैक्यूल्स ज्यादा होते हैं और स्मॉल साइज के वैक्यूल्स होते हैं। इमेच्योर प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स की साइज स्मॉल होगी और नंबर ज्यादा होंगे, ठीक है। बट जब प्लांट सेल मैच्योर होता है तो क्या होता है, स्मॉल जो वैक्यूल्स हैं, ठीक है, जो स्मॉल वैक्यूल्स है वो क्या होते हैं, वो फ्यूज होते हैं और फ्यूज होके क्या बनाते हैं, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स बनाते हैं। मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। डायग्राम में देखिए आप, जैसे सपोज दैट ये आपका है क्या है, एक प्लांट सेल है, ये क्या है, प्लांट सेल है और प्लांट सेल्स में ये छोटे छोटे क्या है, वैक्यूल्स है, ठीक है। क्योंकि ये प्लांट सेल आपका कैसा है, इमेच्योर प्लांट सेल, इमेच्योर प्लांट सेल है और इमेच्योर प्लांट सेल में स्मॉल और न्यूमरस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही ये प्लांट सेल्स मैच्योर होता है, जैसे ही प्लांट सेल्स मैच्योर होता है तो ये जो वैक्यूल्स है ये फ्यूज कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं और एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लार्ज सेंट्रल भी बोल सकते हैं आप, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनाएंगे, ठीक है। ये प्लांट को लेके मैंने बता दिया, प्लांट में वैक्यूल्स के ऑकरेंस को लेके मैंने बता दिया आपको। अब एनिमल में भी डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल में इमेच्योर और मैच्योर का कोई मीनिंग नहीं है। एनिमल्स में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या मेंशन करेंगे कि एनिमल्स में जो है वैक्यूल्स प्रेजेंट है बट स्मॉल है और न्यूमरस है, ठीक है, स्मॉल है और न्यूमरस है, ठीक है। ये आपको याद करना होगा, ये मैंने मेंशन भी कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। एनिमल में स्मॉल है, न्यूमरस है, प्लांट में इनिशियली स्मॉल है, देन वो फ्यूज होने के बाद क्या हो जा रहे हैं, लार्ज साइज के हो जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा प्लांट सेल में वैक्यूल्स के फंक्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा और डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। होता है क्या एक्चुअली में कि जब आप प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स की स्टडी करेंगे तो क्या होगा कि जो सेंट्रल वैक्यूल्स है, ठीक है, वो सेंट्रल वैक्यूल्स जो है, यहाँ पे आप सेंट्रल वैक्यूल मेंशन करिए, सेंट्रल वैक्यूल्स इनिशियली इसकी साइज थोड़ी कम होती है, कंपैरेटिवली थोड़ी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे इस सेल को वाटर मिलेगा, सपोज दैट ये प्लांट सेल है आपका और प्लांट सेल्स को आपने क्या दिया, वाटर दिया, तो जैसे जैसे ये वाटर इनटेक करना शुरू करेगा, ठीक है, वाटर लेना स्टार्ट कर दिया, तो वाटर एक्चुअली में आ रहा है कहाँ से, सराउंडिंग से आ रहा है। ये सराउंडिंग है, सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है और सेल के बाहर एक्चुअली में हम लोगों ने क्या ले रखा है, वाटर। तो यहाँ से वाटर शिफ्ट हुआ साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और देन ये वाटर शिफ्ट होगा आपका कहाँ पे, वैक्यूल्स के अंदर, ठीक है। किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होगा ऐसा, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा कि वाटर सबसे पहले सराउंडिंग एनवायरनमेंट से साइटोप्लाज्म, देन साइटोप्लाज्म से इनसाइड द वैक्यूल्स, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके वैक्यूल्स की साइज बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे यूं बढ़ती जाएगी, ऐसे साइज इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे वो वाटर इनटेक करना स्टार्ट कर देगा वैसे वैसे वैक्यूल्स की साइज बड़ी हो जाएंगी और इसकी मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है, वो पूरे सेल के वॉल्यूम का 90%। वैक्यूल्स की साइज जो है पूरे सेल, कंप्लीट सेल का जो वॉल्यूम होता है उसका 90% जो है वॉल्यूम वैक्यूल्स कवर कर सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से याद रखिएगा इसको, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। इसकी साइज इतनी इंक्रीज होती है कि 90% जो एरिया जो है, 90% वॉल्यूम ऑफ सेल्स कौन कवर कर लेता है, सेंट्रल वैक्यूल्स कवर कर लेता है और ओनली क्या बचता है, 10% वॉल्यूम ऑफ सेल्स बचता है, ठीक है, रिटेन रहता है। और इस 10% में क्या होते हैं, इस 10% में सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये 10% में रेस्ट जो सेल ऑर्गेनल्स है वो स्टोर होते हैं और 90% में क्या है, वैक्यूल्स है, 90% में क्या है, वैक्यूल्स है।
तो ये जो 10% है, 10% में सारे के सारे सेल ऑर्गेन्स होंगे और वो सेल ऑर्गेन्स क्या हो जाएंगे, स्क्वेंच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्क्वेंच मतलब फ्लैटेंड हो जाएंगे, ठीक है, कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है ना। ये लाइन ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने इसको मेंशन कर रखा है, यहाँ आप ध्यान दो। आप इन प्लांट्स द वैक्यूल्स इंक्रीजेस इन साइज एज द सेल इनलार्ज, ओके, एंड अ मैच्योर सेल्स is almost fully occupied by a central vacuole that is surrounded by a thin layer of cytoplasm wherein nucleus and other are squeezed, ठीक है ना। मतलब सब के सब प्रेस हो जाते हैं, फ्लैटेंड हो जाएंगे और पेरीफेरी में आ जाते हैं। पेरीफेरी का मतलब कि सेल का जो आउटर जो एरिया है, ठीक है, वहां पे ये सेल ऑर्गन्स, अदर सेल ऑर्गन्स अपनी पोजीशंस ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4th पॉइंट, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आपका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वैक्यूल्स के अंदर एक्चुअली होता क्या है, वैक्यूल्स के अंदर एक्चुअली क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका वन वर्ड्स में अगर आपको टिक करना हो नीट के एग्जाम में, तो आंसर होगा इसका सेल सैप। सेल सैप इसका अंदर का फ्लूइड होता है, ठीक है। उसको वन वर्ड्स में आप क्या बोलेंगे, सेल सैप बोलेंगे। और सेल सैप के अंदर एक्चुअली में क्या क्या कंपोनेंट्स है, इट कंटेन, क्या क्या कंटेन करते हैं। तो कंटेन में बताऊं आपको, आप वाटर सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि वैक्यूल्स का वाटर के साथ एक बहुत क्लोज रिलेशन है, एक क्लोज रिलेशन है, क्योंकि जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो वैक्यूल्स होल्ड करता है। एक्सेस वाटर को वैक्यूल्स क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है। तो वाटर होगा, साथ में कुछ सैप वाले मटेरियल्स होंगे, ठीक है। सैप वर्ड जो है ये एक यूनिक है, इसका अपना एक कंपोजिशन होता है, इसलिए सैप वर्ड यूज करते हैं। और इसको आप जब 12th के इकोलॉजी पार्ट में जाएंगे तो वहां पे भी आपको मिलेगा ये। देन आप आइए, स्क्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं इसके अंदर, ये स्क्रीटरी प्रोडक्ट आपको लर्न करना है, एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं ये। एंड अदर मटेरियल्स, एंड अदर मटेरियल्स होंगे। और साथ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी बोल रहा है कि ये जो भी कुछ होगा वैक्यूल्स के अंदर, जो भी प्रेजेंट है, सेल सैप, स्क्रीटरी प्रोडक्ट हुआ या अदर मटेरियल्स हुए, ये क्या है, ये यूजफुल नहीं है, ये यूजफुल नहीं है, ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बट एनसीईआरटी में मेंशन है तो हमको एज इट इज लर्न करना है, ठीक है, एज इट इज लर्न करना है। और किस तरीके से यूजफुल है मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जब आप अदर मटेरियल्स को स्टडी करेंगे तो अदर मटेरियल्स में मिनरल्स होंगे, अदर मतलब कि सैप की भी बात हो जाएगी वहां पे, उसमें मिनरल्स होंगे, शुगर होंगे, ऑक्सीजन होगा, CO2 होगा, सॉल्युबल पिगमेंट्स, मतलब कि ऑक्सीजन तो यूज का है ना, यूज का है, ऑक्सीजन का यूज कुछ ना कुछ होगा, समथिंग शुगर का भी यूज होगा, ठीक है। सॉल्युबल पिगमेंट्स का एक अपना स्पेशल यूज है, ठीक है, और जिसके वजह से आप बोल सकते हैं कि वैक्यूल्स जो है यूजफुल चीज है, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे पिगमेंट्स है, ये पिगमेंट्स जो है ये आपके कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो पिगमेंट है एंथोसाइनिन है, देन है आपका एंथोजेंथिन, ये दो पिगमेंट्स हैं, इनका अपना कलर भी होता है रेड, पर्पल, ब्लू। और एंथोजेंथिन का कलर है एवरी टू डीप येलो, मतलब कि व्हाइट, क्रीम या येलो, डीप येलो, ठीक है। ये इसका एंथोजेंथिन का कलर होगा ये, ठीक है। और ये एंथोसाइनिन का कलर होगा रेड, पर्पल और ब्लू। और दोनों जो हैं जब इन्वॉल्व होते हैं तो क्या प्लांट्स में क्या बेनिफिट देंगे, प्लांट के लिए क्या करेंगे वो। तो प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स का कलर है उसके लिए होंगे, फ्रूट्स का जो कलर है डिफरेंट टाइप का वो होगा, बर्ड्स के जो कलर होते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लीफ के कलर के लिए भी कभी कभी लीफ क्या अदर देन ग्रीन कलर होता है, ठीक है। तो वहां पे जो है होगा, जो मेन जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट्स होगा वो पिगमेंट्स होंगे। और किसके पिगमेंट्स होंगे, ये वैक्यूल्स के पिगमेंट्स होंगे। किसके पिगमेंट्स होंगे, ये वैक्यूल्स के पिगमेंट्स होंगे। तो मैंने ये सारी बातें बताई, इसमें एक चीज जो था वो क्या था कि ये जो पिगमेंट है ये यूजफुल है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर और फ्रूट्स के कलर जो है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। और इंसेक्ट अट्रैक्ट करके आता क्यों है, पॉलिनेशन के लिए आता है, ठीक है। जब भी इंसेक्ट आता है तो कुछ ना कुछ वजह होती है, या तो वो इंसेक्ट स्मेल की वजह से आ रहा हो, या तो वो कलर अट्रैक्टिव हो तो वो आ रहा हो। तो ये कुछ रीजन है अट्रैक्ट होने के।
ठीक है, तो आपको दिखा ना कि ये कलर एक सिग्निफिकेंट रोल दे रहा है, पॉलिनेशन तक इसका रिलेशन है, ठीक है ना। अगर आप दूर से सोचिए आप तो पॉलिनेशन से भी इसका रिलेशन है, बट एनसीईआरटी जैसा लिखता है हम वैसा कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका वैक्यूल्स का इंट्रोडक्शन है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ वैक्यूल्स। टाइप ऑफ वैक्यूल्स में आपको 4 टाइप्स मिलेंगे टोटल वैक्यूल्स के। फर्स्ट जो टाइप होगा वो सैप वैक्यूल होगा, सेकंड जो टाइप होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, थर्ड टाइप है आपका फूड वैक्यूल्स, और लास्ट टाइप है वो टाइप है वो गैस वैक्यूल्स का, ठीक है। जो सैप वैक्यूल्स है आपका, सैप वैक्यूल्स ये मोस्टली आपके वैक्यूल्स जो आपको डिस्कशन में मिलते हैं, रूटीन डिस्कशन, जैसे प्लांट में आपने जो चीजें डिस्कस करते हैं वैक्यूल्स को लेकर, वो एक्चुअली क्या है आपका सैप वैक्यूल्स होता है। वो क्या होता है सैप वैक्यूल्स, जो रूटीन में हर बुक में मिलेगा आपको, ठीक है। बट ये जो नीचे के जो वैक्यूल्स है लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल्स, ये थोड़ा सा कम मिलेगा आपको, ठीक है। और एक्चुअली क्या है ये पर्टिकुलर एग्जांपल बेस्ड है। लाइक आपका जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स अमीबा और पैरामीशियम में आपको मिलेगा, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम जो है वो प्रोटिस्टा किंगडम के हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। ये जो है प्रोटिस्टा जो है प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये स्क्रीशन में वैक्यूल्स जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है ये स्क्रीशन में हेल्प करते हैं, और एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करेंगे। एक्चुअली क्या होता है अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है कि ये दोनों फ्रेश वाटर में इनका हैबिटेट है, फ्रेश वाटर में रहेंगे, और ये क्या करते हैं सराउंडिंग से वाटर जो है इनटेक करते रहते हैं, सराउंडिंग से वाटर लेंगे। और अमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है वो क्या करता है, वो बार बार वो कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स होता है। तो उसका बेनिफिट ये है कि जो अंदर का जो मटेरियल होता है वो बाहर जो है स्क्रीट आउट हो जाता है। मैं डायग्राम से बताता हूँ उसको। सपोज दैट ये क्या है आपका अमीबा है, और अमीबा के अंदर ये क्या है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, ठीक है। और ये है फ्रेश वाटर मीडियम में, यहाँ से वाटर यहाँ गया और यहाँ से फिर यहाँ गया, ठीक है। तो जाएगा तो क्या होगा अमीबा की जो साइज है, ये अमीबा के वैक्यूल्स की साइज है, ये क्या होगी ये चेंज होगी, ठीक है। मतलब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। ऐसा पैरामीशियम में भी होगा। और उस टाइम पे क्या होगा कि जब वाटर ज्यादा जाएगा तो वही वाटर जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को लेके बाहर आ जाएगा, ठीक है, वो बाहर आ जाएगा। तो सो दैट ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा। एक और चीज है कि जब ये वाटर अंदर जाता है तो वाटर अंदर जाकर और वैक्यूल्स की साइज इंक्रीज करता है, और इंक्रीज की लिमिट होती है, इंक्रीज होने की एक लिमिट होती है। लिमिट इसलिए होती है क्योंकि सराउंडिंग जो है उसका जो है उसके अपोज में वर्क करता है, ठीक है, उसके अपोज में वर्क करता है और उसको बर्स्ट करने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है, उसके बर्स्ट होने को प्रिवेंट करेगा। और ऐसा अगर होता है तो यही जो प्रोसेस है वो क्या है ऑस्मो रेगुलेशन है। क्या है ऑस्मो रेगुलेशन, एक बार बोर्ड पे देखिए आप। ऑस्मो रेगुलेशन है क्या एक्चुअली में द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, दैट मींस सेकंड टाइप, प्रिवेंट टू मच वाटर फ्रॉम द एक्यूमुलेटिंग इन द सेल्स, ठीक है, मतलब कि एक्यूमुलेशन से रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। एंड स्वेलिंग टू इट टू bursting point, the process is called osmoregulation. It to bursting point, the process is called osmoregulation. मतलब तब तक वो एडजस्ट करेगा जब तक कि मैनेज होगा, और अगर लिमिट क्रॉस करेगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा वाटर को अगेन डिस्चार्ज कर देगा। और जब वाटर बाहर डिस्चार्ज होगा तो कुछ वेस्ट मटेरियल के साथ बाहर आएगा, और एट द सेम टाइम एक्सक्रीशन भी हो जाएगा, एट द सेम टाइम जो है वो एक्सक्रीशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली अभी क्या करना है कि आपको टाइप ऑफ वैक्यूल्स लर्न करना है, उसके एग्जांपल्स लर्न करने हैं, और ये 2 टर्म लर्न करने हैं कि अमीबा और पैरामीशियम में ये 2 तरीके से वर्क कर रहा है वैक्यूल्स, ठीक है। अदर भूल भी जाएगा तो चलेगा, अदरवाइज क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन वगैरह आगे के चैप्टर्स में आपको मिलेंगे, तो वहां पे और एक बार और डिस्कस हो जाएगा ये। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका है फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स में बताऊं आपको कहाँ पे मिलेंगे, लोअर एनिमल्स में मिलेंगे और प्रोटोजोन्स में मिलेंगे। प्रोटोजोन इज आल्सो बिलोंग फ्रॉम द प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटोजोन्स आल्सो बिलोंग फ्रॉम द प्रोटिस्टा किंगडम। और एक्चुअली में वहां पे
इन दोनों मतलब लोअर एनिमल्स और प्रोटोजोन्स में जो फूड वैक्यूल्स है वो क्या करेंगे, ये आने वाले ठीक है फूड को डाइजेस्ट करेंगे, आने वाले फूड को क्या करेंगे, ये डाइजेस्ट करेंगे, बिकॉज फूड वैक्यूल्स कंटेन सम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड दीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स डाइजेस्ट द फूड। ठीक है, वो फूड कहाँ से आ रहा है, सराउंडिंग से आ रहा है, एनवायरमेंट से आ रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, लोअर एनिमल्स में बात कर रहा हूँ और प्रोटोजोन्स में। एक बार डायग्राम समझिए आप। सपोज दैट ये सेल है आपका, ठीक है, और सेल को मिला फूड मटेरियल, फूड मटेरियल अंदर आ गया। सपोज दैट नेक्स्ट डायग्राम में ये अंदर आ गया फूड मटेरियल्स, ये आपका क्या है, वैक्यूल्स है। ठीक है, ये क्या है, वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स दोनों फ्यूज कर जाएंगे और वैक्यूल्स का जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होगा वो इस फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कर देगा। और डाइजेशन के बाद आपको पता है ना कि डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, उसका एसिमिलेशन और फिर उससे एनर्जी फाइनली मिल जाएगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एनर्जी फाइनली मिल जाएगा। तो एक तरीके से फूड वैक्यूल्स एक तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह वर्क करेगा इन लोअर एनिमल्स एंड प्रोटोजोन्स में। ठीक है, अब आते हैं लास्ट आपका टाइप है गैस वैक्यूल्स। तो गैस वैक्यूल्स मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं आपको प्रोकैरियोट सेल्स बता रहा था, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था, तो वहां बताया था कि बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वो जो प्रोकैरियोट्स के वैक्यूल्स हैं वो बायोन्सी में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स के फ्लो करने में हेल्प करेंगे, फ्लोट करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि डेंसिटी कम कर देता है। गैस की वजह से क्या होती है, सेल की डेंसिटी कम हो जाती है और डेंसिटी कम होगा तो वो चीज जो है इजीली फ्लोट करेगी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका फंक्शन क्या है गैस वैक्यूल्स का, ये हार्मफुल रेडिएशन से बचाएगा, ठीक है। तो ये आपका टाइप ऑफ वैक्यूल्स फिनिश हो गया और इसी में आपने इनडायरेक्टली क्या पढ़ लिया, आपने फंक्शन भी पढ़ लिया, वैक्यूल्स के बहुत सारे फंक्शंस भी आपने पढ़ लिए, ठीक है। बट मैं कुछ फंक्शंस एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं उन फंक्शंस को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो अभी तक नहीं बताया, ठीक है। और मोस्टली मैंने बता दिया है, तो सिंपली क्या करना है कि जो मैंने आपको बता दिया उसको नोट करना है, जो नहीं बताया उसको आपको समझना है। तो चलिए आइए चलते हैं फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स में मैंने लिस्ट पूरी बना दी है जिसमें से मैंने मोस्टली डिस्कस कर लिया है। लाइक आपका ये एक पार्ट कलर में डिस्कस कर लिया है मैंने आपका, देन लाइसोसोम वाले जो पॉइंट्स है फंक्शन ये भी डिस्कस कर लिया है, फूड रिजर्व भी मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इनडायरेक्टली टॉक्सिसिटी भी मैंने डिस्कस कर लिया है, बट मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए आइए चलते हैं एक बार फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन में फर्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, मेंटेन टर्जिडिटी, ठीक है। तो आपको बता दूं कि जब भी आप प्लांट सेल को डिस्कस करेंगे तो प्लांट सेल्स आपको पता है कि उसको क्या चाहिए, प्लांट सेल्स को वाटर चाहिए और प्लांट सेल्स को जब वाटर सराउंडिंग से मिल जाता है, ये सपोज दैट ये वाटर है और ये आपका प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल्स और प्लांट सेल्स को वाटर मिला, ठीक है। तो अंदर वाटर जो है वैक्यूल्स के वजह से क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। वैक्यूल्स क्या करता है, अपटेक ऑफ वाटर को इंक्रीज कर देता है एट अ पर्टिकुलर लिमिट तक, ठीक है। जब लिमिट क्रॉस हो जाता है दैट मीन्स कि कंप्लीट स्वेल कर जाता है सेल, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टर्जिड कंडीशन, क्या बोलते हैं, टर्जिड कंडीशन, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है प्लांट सेल का सेल वॉल, ये क्या है, सेल वॉल है और ये सेल वॉल जो है वॉल प्रेशर जनरेट करता है, WP बोलते हैं उसको, ठीक है। ये जो है इधर से लगने वाले प्रेशर के अपोजिट प्रेशर लगाया, क्योंकि जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है। मैंने आपको सेल वॉल टॉपिक बताया था, तो मैंने बताया सेल वॉल क्या है, रिजिड एक बाउंड्री है और उसके रिजिडनेस की वजह से क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है, सेल्स के अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। और उसी की वजह से क्या होता है, सेल की शेप मेंटेन होता है, उसी की वजह से क्या होता है, सेल का शेप मेंटेन होता है। एक बार मैं फिर से इसको समझाता हूँ। जब भी आप प्लांट सेल्स को किसी वाटर में रखेंगे, वाटर सराउंडिंग में रखेंगे, तो वाटर सराउंडिंग से क्या होगा कि वाटर वो अपटेक कर लेगा, ठीक है, और लेने के बाद स्वेल करता जाएगा, बट एक लिमिट के बाद स्वेल करना बंद हो जाएगा। दैट मीन्स मैक्सिमम वो वाटर ले लिया, ठीक है। और उस टाइम पे क्या होगा, वाटर का प्रेशर जो है सराउंडिंग पे लगेगा, ये वाटर का प्रेशर सराउंडिंग पे पेरिफेरल साइड में लगेगा आपका, ठीक है।
बट सेल वॉल जो होता है, प्लांट का जो सेल वॉल है, सेल वॉल यू नो बेटर, सेल वॉल जो है रिजिड होता है, और ये जो सेल वॉल है एक प्रेशर अंदर की तरफ जनरेट करता है जिसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। क्या बोलते हैं? वॉल प्रेशर। ठीक है, तो ऐसा तब होगा जब सेल टर्जिट हो जाएगा। ऐसा कब होगा? जब सेल टर्जिट होगा। और इसका सिग्निफिकेंस कहाँ पे? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ये कंप्लीट चैप्टर है, वहां पे इसका सिग्निफिकेंस आपको मिलेगा टर्जिडिटी का। ठीक है, तो वहां इस टॉपिक को आप फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है इलॉन्गेशन ऑफ सेल्स। तो इलॉन्गेशन ऑफ सेल्स में आपको बताऊं कि मिनिमम साइटोप्लाज्म इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पर भी क्या रहता है? सेल का इलॉन्गेशन होता है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स। ठीक है, मिनिमम साइटोप्लाज्म इन्वेस्टमेंट होता है, और जो मैक्सिमम रोल है वो किसका है? वाटर का है। वाटर का मैक्सिमम रोल होगा तो सेल क्या हो जाएगा? इलॉन्गेट हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? इलॉन्गेट। ठीक है, आपने जस्ट देखा कि जो मैच्योर जो प्लांट सेल्स होते हैं, मैच्योर प्लांट सेल्स जो होते हैं, उसमें जो है 90% क्या होता है? वैक्यूल्स का वॉल्यूम होता है। 90% वॉल्यूम जो होगा वो किसका वॉल्यूम होगा? वैक्यूल्स का वॉल्यूम होगा। ठीक है, और 10% किसका होगा? 10% साइटोप्लाज्म का होगा। ठीक है, तो इस सेल के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए या सेल को इलॉन्गेट करने के लिए, एनलार्ज करने के लिए साइटोप्लाज्म का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, बट वहीं पे वैक्यूल्स का क्या है? मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज वैक्यूल्स क्या कर रहा है? वाटर को कैरी कर रहा है। वाटर ज्यादा वो कैरी कर रहा है। ठीक है, तो वाटर के वजह से वॉल्यूम कवर हो रहा है। ठीक है, और ये वाटर कहाँ पे? आपके वैक्यूल्स के अंदर है। तो आप बोल सकते हैं कि इलॉन्गेशन ऑफ सेल्स में ये इसका रोल है। और इलॉन्गेशन ऑफ सेल इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, जब आपका ग्रोथ टॉपिक चलेगा, प्लांट ग्रोथ, रेगुलेटर्स, ठीक है, प्लांट ग्रोथ, ये सब जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे ये चीज फर्दर डिस्कस करने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट लर्न करना है एज इट इज। आपको पता होना चाहिए कि जो वैक्यूल्स है, ठीक है, वैक्यूल्स के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल स्टोर होते हैं। ठीक है, वेस्ट मटेरियल इसलिए स्टोर होते हैं क्योंकि उसकी अदर कहीं किसी प्लेस पे इसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसको एज इट इज लर्न करना है आपको। नेक्स्ट है इम्पार्ट कलर। तो आपको जस्ट बताया कि वैक्यूल्स में क्या है? सॉल्युबल पिगमेंट्स है, लाइक एंथोसाइनिन, एंथोजेंथिन। ठीक है, जो डिफरेंट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट अगेंस्ट हर्बिवोरस। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एप्लीकेटिव है। ये कैसे एप्लीकेटिव है आपको बताऊं कि जो वैक्यूल्स होती है, वैक्यूल्स के अंदर जो होते हैं कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। वो हार्मफुल केमिकल्स की वजह से क्या होते हैं? जो हर्बिवोरस है, दैट मीन्स कि आपके काऊ, बफेलो, गोट, डियर, वो प्लांट्स को नहीं खाते हैं, क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स है, और वैक्यूल्स के अंदर क्या है? वो हार्मफुल सब्सटेंस है। ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंस की वजह से क्या है? प्लांट्स जो है, प्लांट्स को प्रोटेक्शन मिलता है। किससे मिलता है प्रोटेक्शन? हर्बिवोरस एनिमल से मिलता है। ठीक है, इसको भी लर्न करना है। 7 नंबर पॉइंट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट बता दिया, दे में फॉर्म फूड रिजर्व, मतलब फूड मटेरियल्स ये रिजर्व रखते हैं समटाइम्स। ठीक है, तो ये आपके फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे अदर देन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एक नया टॉपिक है। ठीक है, वो क्या है आपका? राइबोसोम, छोटा टॉपिक है, इसको भी आज पढ़ते हैं हम लोग। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से डिफरेंट है, ये सेपरेट है टॉपिक है। और राइबोसोम्स जो है एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, मतलब कि बहुत स्मॉल पार्टिकल लाइक ये होंगे। ठीक है, और इसको ऑब्जर्व कैसे कर पाए थे? फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से ऑब्जर्व किया था। किसने किया था? जॉर्ज पैलेडे ने किया था। ये जॉर्ज पैलेडे साइंटिस्ट का नेम है, जिसने जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किया था और बताया था कि ये क्या है? डेंस पार्टिकल्स है। 1953 में इसको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स का कंपोजिशन क्या है ये देखते हैं। राइबोसोम्स में आपको दो चीजें मिलेंगी। फर्स्ट आपको मिलेगा राइबोसोमल आरएनए मिलेगा। ठीक है, और राइबोसोमल आरएनए आपको पता होना चाहिए कि ये एक न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है।
और दूसरा जो कंपोनेंट है वो प्रोटीन है, और प्रोटीन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं और राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप राइबोसोम्स को क्लासिफाई करते हैं तो राइबोसोम्स की दो कैटेगरी है। ठीक है, एक है 70S और एक है 80S आपका। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है 70S और 80S। ठीक है, जो 70S होता है ये एक्चुअली में कहाँ पे होता है, प्रोकैरियोट्स में होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होगा आपका ये 70S। देन आपका कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और प्लास्टिड में होगा। ये लर्न करना है, अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना है आपको कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है ये यूकैरियोट्स में होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के कंपोनेंट्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स एक्चुअली क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। और आगे के लेक्चर में आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, यूकैरियोट्स के कंपोनेंट्स हैं। प्रोकैरियोट्स एक सेपरेट कैटेगरी है, और इन तीनों के अंदर दैट मींस कि प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में क्या मिलेगा आपको, 70S मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 70S। और एक चीज है कि माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स को बोलते हैं माइटोराइबोसोम्स, ये भी लर्न कर लीजिएगा, माइटोराइबोसोम्स बोलेंगे। ठीक है, और 70S को प्लास्टिड में क्या बोलेंगे, प्लास्टिडो राइबोसोम्स बोलेंगे। ये लर्न करना है सिंपली, ये नेम ऑफ सेल ऑर्गेनल्स के बिहाफ पे राइबोसोम्स को एक नेम दे दिया गया है सिंपली, और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं कि जो 70S राइबोसोम है ये इसका यूनिट क्या है, सब यूनिट्स 70S और 50S। अब आते हैं 70S के सब यूनिट्स पे। ठीक है, सब यूनिट्स क्या है, फर्स्ट आपका 30S है और सेकंड क्या है, 50S है। ठीक है, 30S जो है ये स्मॉल सब यूनिट है और 50S जो है वो लार्ज सब यूनिट है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। और आपको बता दूं कि जो 80S है, ठीक है, 80S के जो सब यूनिट्स हैं वो क्या क्या है, स्मॉल सब यूनिट्स 40S है और लार्ज सब यूनिट 60S है। और ये जो 80S है ये कहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल्स में होगा, और यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। कहाँ पे होगा प्रेजेंट, ये साइटोप्लाज्म में होगा, और दैट्स व्हाई सच राइबोसोम्स इज कॉल्ड साइटोराइबोसोम्स। दैट्स व्हाई सच राइबोसोम इज कॉल्ड साइटोराइबोसोम्स। ये लर्न करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। अब इसमें जो यस है, यस का मीनिंग क्या है, इसका इस टर्म, इस लेटर का मीनिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको क्या बोलते हैं, स्वीडबर्ग यूनिट होता है। और स्वीडबर्ग यूनिट स्टैंड किसके लिए है, स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट अभी आप बायोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको सिंपली अब लर्न कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको। ठीक है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट इस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपको बता दूं इसका सिग्निफिकेंस है राइबोसोम्स का डेंसिटी और साइज मेजर करना। ठीक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से क्या होता है, आप राइबोसोम्स की डेंसिटी और साइज आप मेजर कर सकते हैं, वो भी इनडायरेक्टली मेजर करेंगे। ये आपको मैं एनसीईआरटी में मिलेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 70S और 80S में जो S है वो क्या है, स्वीडबर्ग यूनिट है, और स्वीडबर्ग यूनिट स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और इनडायरेक्टली ये क्या बताता है, डेंसिटी और साइज को बताता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये राइबोसोम्स हो गया। राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो समझ लीजिए। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और इसीलिए राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और जहां जो प्रोटीन सेल्स ज्यादा बनाते हैं, जो सेल्स प्रोटीन ज्यादा बनाते हैं, ठीक है ध्यान सुनना, जो सेल प्रोटीन ज्यादा बनाते हैं वहां पे राइबोसोम्स का नंबर ज्यादा होता है। जो सेल प्रोटीन ज्यादा बनाएंगे वहां पे राइबोसोम्स का नंबर ज्यादा होगा, बिकॉज राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होते हैं। और ये जो राइबोसोम्स हैं यूकैरियोट्स में, राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे होंगे। ध्यान देने वाली बात है, यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स कहां पे होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होंगे। ठीक है, और जब आप प्रोकैरियोट्स के
को डिस्कस करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में। और कुछ बुक्स में मेंशन है कि ये जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं तो मेम्ब्रेन से जाके अटैच हो जाते हैं। कुछ बुक्स में मेंशन है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो ये अटैच कहाँ होते हैं? सेल की मेम्ब्रेन पे, सेल की मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक राइबोसोम फिनिश हो गया। ठीक है, इसका डिटेल हम स्टडी करने वाले हैं 12th क्लास में। 12th में पर्टिकुलर इनके सब यूनिट्स के कॉम्पोजिशंस भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, इनके टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये 12th में मिलेगा। 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक चैप्टर है जहां पे आपको डिटेल मिलने वाला है राइबोसोम्स। फिलहाल अकॉर्डिंग टू साइटोलॉजी ये सफिशिएंट है। ठीक है, इतना लर्न करिए, नोट करिए, इसको नोट्स बनाइए प्रॉपर। अब मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग आपका जो होगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन्स। और सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन्स में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड आप पढ़ने वाले हैं, तो वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए।